तेरी मोहब्बत ने दिल में मुकाम कर दिया, तेरी मोहब्बत ने दिल में मुकाम कर दिया। अपना बनाना चाहा, जा तेरे नाम कर दिया, तेरी मोहब्बत ने दिल में मुकाम कर दिया। मैं मनीष कुमार सिंह, स्वागत है आपका अपना एजुकेशनल प्लेटफॉर्म 5 व्हील नीट बैच में। आज का टॉपिक बहुत ही मस्त होने वाला है, तो इससे समझने के लिए आप फटाफट इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। हम लेकर चल रहे हैं इस सेशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म की ओर। यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर का 6th लेक्चर है। अगर आप इसके पिछले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो उसको भी जाकर देख लेंगे, कि ताकि आपको इसमें दिए जाने वाले हर एक पॉइंट समझ में आ सके, इसका रिलेशन पिछले जो लेक्चर है उसके पॉइंट से मिल सके। तो शुरू किया जाए। ठीक है, हम आपको लेकर चल रहे हैं इस सेशन में इस लेक्चर के फर्स्ट टॉपिक की ओर। तो आइए हम लोग देखते हैं स्क्रीन पे क्या आपको दिख रहा है। देखिए, हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ ओव्यूल, यानी इसमें हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ओव्यूल के टाइप्स के बारे में। इसके पिछले लेक्चर में आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ाया गया था, जिसको हम लोग मेगा स्पोरेंजियम के भी नाम से जानते हैं। उसमें एक एक पार्ट्स को आपको स्पेशली बताया गया था। तो आप समझ गए होंगे कि ओव्यूल के स्ट्रक्चर में उसमें आपको बताया गया था कि न्यूक्लियस होता है, एम्ब्रायोसैक होता है, माइक्रोपाइल होता है, चाइलेजा होता है, हाइलम होता है, फ्यूनिकल होता है। ये सब अलग अलग उसका पार्ट्स है। उसमें एम्ब्रायोसैक होता है। इस एम्ब्रायोसैक के अंदर फीमेल गैमीट यानी एग सेल का फॉर्मेशन होता है, और पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल सेल, ऐसे बहुत सारा उसके अंदर सेल बनता है। हम लोग उसको एक एक करके आज इस लेक्चर में समझेंगे कि वो बनता कैसे है, एक एक सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है एम्ब्रायोसैक के अंदर। लेकिन हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो एम्ब्रायोसैक होता है ना, उसके पोजीशन के आधार पर देखा जाए तो वो अलग अलग टाइप्स का होता है। तो किस आधार पर उसको देखा गया है, तो हम लोग एक एक करके पॉइंट को समझते हैं। आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंटेगुमेंट। यानी बात करें ओव्यूल में तो उसका जो आउटर कवरिंग होता है उसको हम लोग इंटेगुमेंट के नाम से जानते हैं। अब हमें देखना है कि कौन सा ओव्यूल में कितना इंटेगुमेंट होता है। अगर किसी प्लांट का फ्लावर का जो ओव्यूल होगा, अगर ओव्यूल में एक इंटेगुमेंट होगा तो उसको क्या कहेंगे? अगर 2 इंटेगुमेंट होगा तो उसको क्या कहेंगे? अगर 3 इंटेगुमेंट होगा तो उसको क्या कहेंगे? अगर उसमें कोई इंटेगुमेंट नहीं होगा तो उसको क्या कहेंगे? एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। जैसे देखिए क्या कह रहे हैं, फर्स्ट नंबर आपको पॉइंट दिख रहा है यूनिटेगमिक ओव्यूल। क्या दिख रहा है? यूनिटेगमिक ओव्यूल। यानी ये जो यूनिटेगमिक ओव्यूल है, ये किस टाइप के ओव्यूल को बोलेंगे? तो क्या कह रहा है कि द ओव्यूल विच हैज सिंगल इंटेगुमेंट इज कॉल्ड यूनिटेगमिक ओव्यूल। यानी वैसा ओव्यूल जिसमें सिंगल इंटेगुमेंट प्रेजेंट होता है, यानी एक ही इंटेगुमेंट जिसमें पाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिटेगमिक ओव्यूल के नाम से जानते हैं। इसके नाम में ही देखिए यूनि लगा है, तो यूनि से का मतलब ही होता है सिंगल यानी एक। अगर बाई, डाई, ट्राई कह रहा है तो इसका मतलब है कि बाई मतलब 2, ट्राई मीन्स 3। तो ऐसे नंबर आप तो समझ रहे हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जिस ओव्यूल में सिंगल इंटेगुमेंट होता है उसको क्या कहेंगे? यूनिटेगमिक ओव्यूल। ऐसा ओव्यूल किस तरह के प्लांट में देखने के लिए मिलता है? तो ये जिम्नोस्पर्म ग्रुप के जितने भी प्लांट है इसमें देखने के लिए मिलता है। जैसे साइकस है,
पाइनस है, ये सब क्या है, जिम्नोस्पर्म ग्रुप का प्लांट है। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट इसका टाइप्स है, जिसको बोलते हैं बाईटेगमिक ओव्यूल। क्या कहते हैं, बाईटेगमिक ओव्यूल। इसके नाम में यह बाई, यानी कि इसमें इंटेगमेंट की संख्या कितना होगा, 2 होगा। तो हम लोग समझ लेते हैं क्या कह रहा है, द ओव्यूल विच न्यूसिलस इज कवर्ड विथ 2 इंटेगमेंट्स, यानी वैसा ओव्यूल जिसका न्यूसिलस 2 इंटेगुमेंट से घिरा हुआ रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाईटेगमिक ओव्यूल के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे उसको, बाईटेगमिक ओव्यूल। और ऐसा ओव्यूल किस टाइप के प्लांट में देखने के लिए मिलता है, तो जितना एंजियोस्पर्म प्लांट है अधिकांश में ये बाईटेगमिक ओव्यूल ही देखने के लिए मिलता है। यानी एंजियोस्पर्म में, सब में नहीं, अधिकांश की बात करते हैं तो कुछ ऐसा भी आपको एंजियोस्पर्म प्लांट में मिल जाएगा जिसमें बाईटेगमिक ओव्यूल नहीं होता है। लेकिन अधिकांश एंजियोस्पर्म प्लांट जो फ्लावरिंग प्लांट है उसमें क्या आपको मिल जाएगा, बाईटेगमिक ओव्यूल देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं। जो फ्लावरिंग प्लांट है उसको एंजियोस्पर्म कहते हैं, और जो फ्लावरिंग प्लांट नहीं है उसको जिम्नोस्पर्म कहते हैं। बट उसका रूट स्टेम लीफ यानी ब्रॉडली क्या रहता है, फैला हुआ रहता है, डेवलप्ड रहता है। तो अब हम लोग समझते हैं कि ये जो ओव्यूल का टाइप है इसमें 2 आपको क्लियर रूप से समझ में आ गया होगा, यूनिटेगमिक और बाईटेगमिक। ये सिर्फ इंटेगमेंट के संख्या के आधार पर है। बाकी हम लोग इसका नेक्स्ट टाइप को समझ लेते हैं। ये 4 टाइप का ना होता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए याद रखने के लिए। फिर हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। आपको देखिए स्क्रीन पर अगला पॉइंट दिख रहा है, ये थर्ड जो ओव्यूल का टाइप्स है इसको बोलते हैं ट्राईटेगमिक ओव्यूल। क्या कहते हैं, ट्राईटेगमिक ओव्यूल। इसका एक और नाम होता है, इसको एरिल के भी नाम से जानते हैं। ट्राईटेगमिक ओव्यूल कह सकते हैं, अच्छा इसी को क्या कहते हैं, एरिल के भी नाम से जानते हैं। तो किस टाइप के प्लांट में ये एरिल पाया जाता है ये हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। क्या कह रहा है, द ओव्यूल विच हैज 3 इंटेगमेंट्स, यानी वैसा ओव्यूल जिसमें कितना इंटेगमेंट प्रेजेंट होता है, 3 इंटेगमेंट प्रेजेंट होता है, उस ओव्यूल को हम क्या कहेंगे, ट्राईटेगमिक ओव्यूल कहेंगे। क्या कहेंगे, इज कॉल्ड ट्राईटेगमिक ओव्यूल। अब बात करते हैं कि ये जो ट्राईटेगमिक ओव्यूल है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एरिल के भी नाम से जानते हैं। आप ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एग्जाम में ट्राईटेगमिक के नाम से न देकर ये एरिल के नाम से क्वेश्चन दे देता है, तो इसलिए आपको इस पर ध्यान रखना होगा कि एरिल क्या है, तो बता देंगे कि ये क्या है, ट्राईटेगमिक ओव्यूल को ही हम लोग एरिल के नाम से जानते हैं। यानी जिस ओव्यूल में 3 इंटेगमेंट्स प्रेजेंट होता है उसको हम लोग ट्राईटेगमिक ओव्यूल कहते हैं। अब आप एग्जाम्पल कुछ समझ लीजिए, कौन कौन एग्जाम्पल है जो ट्राईटेगमिक ओव्यूल में आता है। तो आप लोग ये देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है आपको लीची, ये तो आप खाए भी होंगे, देखे भी होंगे। लीची का जो ऊपर से कवरिंग को हटाते हैं उसके फ्रूट के, तो आप देखिएगा सीड के ऊपर एक वाइट कलर का लेयर दिखता है जो खाने के रूप में हम उसका यूज करते हैं, खाने के लिए उसी को नहीं यूज करते हैं। तो आप समझ रहे हैं वही जो वाइट कलर का लेयर है ना, वही तो है एरिल। ऐसा अगर लेयर आपको और भी फ्रूट में दिखे तो समझ जाइएगा कि वो भी क्या है, उसमें भी एरिल प्रेजेंट है। जैसे कि आप देखिए लीची के साथ साथ ये मैरिस्टिका है जिसको जायफल के भी नाम से जानते हैं। अच्छा, इसको नट मेग भी कहा जाता है। तो आप ये देख सकते हैं मैरिस्टिका, और इसके अलावा ये पोमीग्रेनेट है। पोमीग्रेनेट तो आप समझ रहे हैं ना, इसी को तो हम लोग अनार बोलते हैं। ये इसका जूस आप पीजिए और तंदुरुस्त रहिए, शरीर में आपके हर एक पौष्टिक तत्व को ये पूरा करेगा और आपको बहुत सारे बीमारियों से दूर रखेगा। तो आप इस पर ध्यान दीजिए। ये लीची
मैरिस्टिका हो गया, पोमीग्रेनेट हो गया, यानी कि इसी में क्या पाया जाता है, एरिल पाया जाता है। यानी कि इस प्लांट का जो ओव्यूल होता है वो 3 इंटेगुमेंट से घिरा रहता है, इसलिए इसके ओव्यूल को हम लोग ट्राइटेगमिक ओव्यूल भी कह सकते हैं, अच्छा है क्या कह सकते हैं, एरिल भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है यही है मैरिस्टिका। ये क्या है, मैरिस्टिका है। आप इसको ध्यान से देखिए, ये मैरिस्टिका आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। यानी कि इसके देखिए, इसके फ्रूट के अंदर ये आप अंदर जो ब्लैक कलर का देख रहे हैं ये इसका सीड है, और उसके ऊपर से जो ये रेड कलर का पार्ट्स है जो यहाँ पे इसको निकाल कर दिखाया गया है, यही क्या है, एरिल है। क्या है, एरिल है। तो समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं, ये लीची का आप खुद देख लीजिएगा, और पोमीग्रेनेट तो आप देखे ही होंगे। अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, जिसको हम लोग एटेगमिक ओव्यूल के नाम से जानते हैं। ये एटेगमिक ओव्यूल क्या है, इसको हम लोग डिटेल्स में समझ लेते हैं। एटेगमिक ओव्यूल कहने का मतलब क्या है कि द ओव्यूल विच डज नॉट हैज एनी इंटेगुमेंट, यानी वैसा ओव्यूल जिसके पास एक भी इंटेगुमेंट नहीं होता है, उसे क्या कहेंगे, इज कॉल्ड एटेगमिक ओव्यूल। यानी वैसे ओव्यूल को एटेगमिक ओव्यूल के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कि कौन सा प्लांट है जिसमें एटेगमिक ओव्यूल प्रेजेंट होता है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ओलेक्स। ओलेक्स जो हम किसी सामान को बेच देते हैं, इस साइट का आपको ध्यान नहीं रखना है। ये ओलेक्स एक प्लांट है जो कि आप यहाँ पे देखिए, आपको स्क्रीन पर ये दिख रहा है, ये ओलेक्स का प्लांट है और ये इसका फ्रूट है। क्या है, ओलेक्स का फ्रूट है। अब यहाँ पे बात करते हैं लिडियोसिमा, लोरेंथस, ये सब क्या है, ऐसा प्लांट है जिसमें एटेगमिक ओव्यूल प्रेजेंट होता है। यानी इसके ओव्यूल में एक भी इंटेगुमेंट नहीं रहता है। अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और भी एग्जाम्पल है, जैसे सैंतलम। सैंतलम तो आप नाम सुने ही होंगे, नहीं सुने हैं, इसी को तो हम लोग चंदन की लकड़ी के नाम से जानते हैं। ये तो आपके घरों में इसका यूज किया जाता है। ये जो चंदन है ना, इसका भी देखिए, ये फ्रूट देख लीजिए यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे देखिए इसका फ्लावर दिख रहा है। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा कि सैंतलम जो है ना, इसके ओव्यूल में एक भी इंटेगुमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए ऐसे प्लांट के ओव्यूल को हम क्या कहेंगे, एटेगमिक ओव्यूल के नाम से जानेंगे। तो है ना आपके लिए बेहतरीन और इंटरेस्टिंग पॉइंट, समझ में तो आ ही रहा होगा। तो आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। आपको समझ में आ गया कि 4 टाइप्स का ओव्यूल होता है, किस आधार पर, नंबर ऑफ इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट की संख्या के आधार पर ओव्यूल 4 टाइप्स का। क्या क्या याद रखेंगे, यूनिटेगमिक ओव्यूल, जिसमें एक ही इंटेगुमेंट पाया जाता है जिस ओव्यूल में, यानी बाइटेगमिक ओव्यूल, जिस ओव्यूल में 2 इंटेगुमेंट पाया जाता है, और ट्राइटेगमिक ओव्यूल, यानी जिसके ओव्यूल में 3 इंटेगुमेंट प्रेजेंट होता है। और बात करते हैं एटेगमिक ओव्यूल। तो एटेगमिक ओव्यूल की बात करें तो उसमें कोई इंटेगुमेंट नहीं होता है, तो उस ओव्यूल को क्या कहेंगे, एटेगमिक ओव्यूल कहेंगे। और एरिल किसको कहेंगे, एरिल ट्राइटेगमिक ओव्यूल को कहेंगे। ये किस में प्रेजेंट होता है, तो लीची में पाया जाता है, मैरिस्टिका में पाया जाता है, पोमीग्रेनेट में पाया जाता है। आप ऐसे प्लांट को देखिए, समझिए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि मैंगो में भी पाया जाता है, तो मैंगो में एरिल नहीं होता है, ये याद रखेंगे। फिर हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, ये अभी आप जो पढ़े हैं उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरिल इज एडिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स, यानी एरिल जो होता है किस फ्रूट में खाने योग्य होता है, यानी किस फ्रूट के
में एरिल को खाया जाता है? तो फटाफट आप कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए है एप्पल, ऑप्शन बी है लीची, ऑप्शन सी है बनाना और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो आपका कमेंट रुकना नहीं चाहिए, फटाफट कमेंट कीजिए और कमेंट करके बता दीजिए कि इसमें एरिल किस फ्रूट में खाने योग्य होता है। तो कमेंट आपका रुकना नहीं चाहिए। बहुत सारे बच्चों के द्वारा सही जवाब भेजा जा रहा है, हम इसका सही जवाब बता देते हैं, आप अपने आंसर से इसको मिला लीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी जिसको हम लोग लीची के नाम से जानते हैं। तो समझ गए होंगे। फिर चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन जो दिख रहा है, क्या कह रहा है? प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टामेन इज अटैच्ड टू द, यानी फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल एंड जो होता है वो किस से अटैच्ड होता है? तो इस क्वेश्चन को इसके पिछले लेक्चर में भी बताया गया था। ये नीट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो 2016 में पूछा गया है। आप इस क्वेश्चन के आंसर को याद रख लीजिएगा। इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि किस साइड से देखना है कि उसका प्रॉक्सिमल एंड यानी नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो ही जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, थैलमस और पेटल। ये प्रॉक्सिमल एंड की बात करेंगे तो फिलामेंट के जो नियरेस्ट पॉइंट होता है उसका अटैचमेंट ये थैलमस से होता है। अगर यहीं पे ये प्रॉक्सिमल के जगह पर क्या हो जाता? डिस्टल हो जाता। क्या हो जाता इसके जगह पर? इसके जगह पर अगर यहाँ पे रह जाता डिस्टल, किसके जगह पर? ये प्रॉक्सिमल के जगह पर अगर डिस्टल रहता तो इसका सही आंसर क्या हो जाता? ये एंथर हो जाता। क्या हो जाता? एंथर। लेकिन अगर प्रॉक्सिमल एंड रहेगा तो उसका सही आंसर क्या होगा? थैलमस और पेटल। तो आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा तो इस पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे प्रॉक्सिमल एंड दिया है कि डिस्टल एंड दिया है। तो क्लियर हो गया? जो भी बच्चे के मन में डाउट था कल का लेकर, यानी इसके पिछले लेक्चर में जो आपको बताया गया था, तो उसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। ऐसी गलती हो गया है, कोशिश करेंगे कि आगे चलकर आपको हर एक पॉइंट सोच समझकर और अच्छे तरीके से बताएं। तो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपको क्लियर हो गया होगा ये। आप इसमें अब कंफ्यूज्ड नहीं होइएगा। क्या? यानी थैलमस और पेटल्स कब सही आंसर होगा? जब यहाँ पे जो दिया है प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टामेन इज अटैच्ड टू द, तो ये क्या हो जाएगा आंसर? थैलमस। लेकिन अगर यहीं पे प्रॉक्सिमल के जगह पर क्या रह जाता? डिस्टल दे देता, तो उसका आंसर क्या हो जाता? एंथर हो जाता। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हम लोग को जो अगला पॉइंट है ये क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ ओव्यूल। अभी पढ़े हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल, ये भी है टाइप्स ऑफ ओव्यूल। लेकिन ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसका डिवाइड करने का बेस क्या है, किस आधार पर उसको डिवाइड किया जा रहा है ओव्यूल को। तो अभी आपको बताया गया, अभी इसके पहले जो टाइप्स पढ़े हैं वो इंटेगुमेंट के नंबर के आधार पर पढ़े हैं कि किसमें कितना इंटेगुमेंट प्रेजेंट है या एब्सेंट है। लेकिन यहाँ पे जो आप ओव्यूल का टाइप्स देख रहे हैं ये उसके इंटेगुमेंट से इसको कोई लेन देन नहीं है। ये देखना है कि उसका जो फ्यूनिकुलस है, चाहे और भी उसके बॉडी का डिजाइनिंग जो होता है वो किस टाइप का है, इसके आधार पर इसको क्या किया गया है? अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। और इस हिसाब से देखें तो ये 6 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 6 टाइप्स का। तो हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं कि ये 6 टाइप में कौन कौन है। क्या कह रहा है कि डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्फ़िगरेशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इन रिलेशन टू फ्यूनिकुलस, यानी ओव्यूल बॉडी का ओरिएंटेशन कैसे हो रहा है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इस आधार पर अगर देखा जाए और उसका फ्यूनिकुलस से यानी फ्यूनिकल से ओव्यूल बॉडी का क्या रिलेशन है, इस आधार पर अगर देखा जाए तो ये कितने टाइप्स के होते हैं? ओव्यूल 6 टाइप्स के होते हैं, यानी देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल। तो आप समझ गए होंगे।
कि उसके फ्यूनिकल हो गया, हाइलम हो गया, चैलेजा हो गया, इस आधार पर अगर देखा जाए, इसके रिलेशनशिप के आधार पर देखा जाए तो क्या होगा, ये 6 टाइप्स का होता है। एक एक को हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे। इसके पहले जो आपको बताया गया था पिछले लेक्चर में, जिस ओव्यूल का डिटेल्स स्ट्रक्चर पढ़ाए थे, वो कौन सा ओव्यूल है, आप इसमें कमेंट करके बताइएगा। पहले हम आपको समझा दे रहे हैं कि किसका क्या नाम है। तो आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर में जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, एट्रोपस। क्या दिख रहा है, यानी एट्रोपस, इसको हम लोग ऑर्थोट्रोपस भी बोलते हैं। एट्रोपस का एक और नाम क्या है, इसको ऑर्थोट्रोपस के भी नाम से जानते हैं। यानी एट्रोपस ओव्यूल का एक और नाम क्या है, ऑर्थोट्रोपस। यानी ये कैसा होता है, इरेक्ट होता है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। सीधा कहने का अर्थ है कि जो ये ओव्यूल में जो आप एक एक स्ट्रक्चर को पढ़े हैं कि कौन उसका माइक्रोपाइल है, कौन उसका इंटेगुमेंट है, कौन उसका एम्ब्रायोसैक है, ये जो भी स्ट्रक्चर आप इसके पिछले लेक्चर में पढ़े हैं, उसी में देखना है कि अगर माइक्रोपाइल ऊपर की तरफ होगा तो समझ लेंगे कि वो क्या है, इरेक्ट है, यानी सीधा है। अगर वो माइक्रोपाइल उसके नीचे की तरफ होगा तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, उल्टा मानते हैं, यानी इन्वर्टेड के नाम से जानते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे जानते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। इसको माइक्रोपाइल के नाम से जानते हैं। और ये जो बाहर से आप कवरिंग देख रहे हैं, इस कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, इंटेगुमेंट। क्या कहते हैं, इसको इंटेगुमेंट के नाम से जानते हैं। और अंदर आप जो ये देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रायोसैक। इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रायोसैक के नाम से जानते हैं। इसी एम्ब्रायोसैक के अंदर एग सेल रहता है। तो आप यहाँ पे जो 3 सेल देख रहे हैं एक साथ ग्रुप में, ये क्या है, एग एपारेचस है। इसमें एक जो होता है एग सेल होता है और 2 इसका क्या होता है, सिनर्जिड होता है। हम लोग डिटेल्स में आगे की तरफ अभी पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको याद रखना होगा। और ये जो पीछे की तरफ 3 सेल का जो समूह देख रहे हैं, यानी 3 सेल्स का ग्रुप देख रहे हैं, इसको एंटीपोडल सेल कहते हैं। यानी एंटीपोडल सेल क्या रहता है, माइक्रोपाइल के अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, और एग सेल माइक्रोपाइल जिधर रहता है उधर ही रहेगा। तो आप यहाँ पे समझ लीजिए कि ये पीछे वाला जो रीजन है, इसको हम लोग चैलेजा कहते हैं। क्या कहते हैं, चैलेजा। तो आपको समझ में आ रहा है कि जो ये ओपनिंग होता है, जहां से एंट्री करने का ये जो रास्ता होता है ओव्यूल के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। और इसके बाद ये इसका आउटर कवरिंग होता है, इसको इंटेगुमेंट के नाम से जानते हैं। और ये आप देखिए, ये अंदर जो आपको ये ओव्यूल शेप में यानी ओवल शेप में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्फेरिकल शेप में, वो क्या है, एम्ब्रायोसैक है। और ये इसके जस्ट माइक्रोपाइल के अपोजिट डायरेक्शन में, जहाँ से इंटेगुमेंट का ओरिजिन होता है, इस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, चैलेजा के नाम से जानते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, जो ओव्यूल बॉडी को क्या करता है, अटैच रखता है ओवरी के प्लेसेंटा से, तो इसको हम लोग फ्यूनिकल बोलते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूनिकल। इसको फ्यूनिकुलस भी कहा जाता है। आप यहाँ पे देखिए लिखा गया है, यानी इसको फ्यूनिकल भी कह सकते हैं और चाहे फ्यूनिकुलस भी कह सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये माइक्रोपाइल और इसका फ्यूनिकल कैसा है, यानी कि एक सीधे लाइन में अगर आ जा रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इरेक्ट बोलते हैं, यानी कि सीधा बोलते हैं। अगर यही नीचे की तरफ रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, उल्टा। आप इसके बगल वाले स्ट्रक्चर को देख लीजिए, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। इसका नाम क्या बताएंगे, ऑर्थोट्रोपस, और नहीं तो इसको एट्रोपस के नाम से जानते हैं। ये इसका पोजीशन कैसा होता है, तो ये इरेक्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड जो टाइप की बात करते हैं, ये सेकेंड टाइप, इसको बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। क्या कहते हैं इसको, एनाट्रोपस ओव्यूल। देखिए आप इसके पिछले लेक्चर में जो आप ओव्यूल के स्ट्रक्चर को पढ़े थे, सेम इसी तरह का आपको मिला होगा। यानी उसका जो डायरेक्शन था इस पूरे पार्ट्स का एकदम इसी तरह, यानी ये क्या है, एनाट्रोपस ओव्यूल है। एनाट्रोपस ओव्यूल कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। यानी आप समझ रहे हैं ना, ये उल्टा होता है। तो यहां पे देखिए ये उल्टा है,
इस पार्ट्स को हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रोपाइल। ये पीछे वाले भाग को क्या कहेंगे, चैलेजा। यहाँ पे देखिए पूरा नाम लिख दिए हैं, यहाँ पे सिर्फ आपको शॉर्टकट में डिनोट करके बता दे रहे हैं, आप याद रखिएगा। इसके पहले तो आप इसका पूरा डिटेल्स पढ़े ही हैं। तो ये माइक्रोपाइल हो गया और ये क्या हो गया, चैलेजा हो गया। और बाकी आप ये देख रहे हैं बाहर से आउटर कवरिंग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट के नाम से जानते हैं। और ये अंदर जो देख रहे हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे, एम्ब्रायोसैक। क्या कहेंगे इसको, एम्ब्रायोसैक के नाम से जानते हैं। और बाकी ये वाला जो पर्सन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूनिकल के नाम से जानते हैं। तो आप यहाँ पे इसके पोजीशन को देख लीजिए, इसका नाम है एनाट्रोपस ओव्यूल और ये कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। ये टोटल 6 टाइप्स का है, अभी आपको 2 बताया गया। कौन कौन बताया गया, एक है ऑर्थोट्रोपस और एक है एनाट्रोपस। अगले ओव्यूल के स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं। आप देखिए इसका नाम है एम्फीट्रोपस ओव्यूल। क्या नाम है इसका, एम्फीट्रोपस ओव्यूल। एम्फीट्रोपस ओव्यूल की बात करें तो देखिए ये कैसा आपको दिख रहा है, इसका बॉडी आप देखिए, इसका बॉडी भी क्या है, कर्व है। और इसके अंदर ये जो एम्ब्रायोसैक देख रहे हैं, ये एम्ब्रायोसैक भी क्या है, कर्व्ड है। यानी इसको हॉर्स शू शेप्ड भी बोलते हैं, और नहीं तो ऐसे कर्व तो कह ही देंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि एम्फीट्रोपस ओव्यूल है, इसमें ओव्यूल बॉडी और एम्ब्रायोसैक दोनों क्या है, कर्व्ड है। तो यहाँ पे हम लोग याद रखने के लिए लिख सकते हैं बोथ बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड एम्ब्रायोसैक, एम्ब्रायोसैक कर्व्ड। यानी इसमें आपको क्या ध्यान रखना होगा कि इसमें ओव्यूल बॉडी और उसके साथ साथ एम्ब्रायोसैक दोनों क्या है, कर्व्ड होता है। और लेकिन आपको याद रखना होगा कि जिधर इसका माइक्रोपाइल होगा उसका एग एपारेचस यानी जिसके अंदर एग सेल और 2 सिनर्जिड यानी उसका हेल्पिंग सेल होता है, वो किधर रहेगा, जिधर इसका माइक्रोपाइल होगा इधर ही रहेगा। और इसके पीछे वाले रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, चैलेजा। और इसको तो आप जानते हैं, इसको फ्यूनिकुलस कहिए या ना तो फ्यूनिकल कह दीजिए। और इसका एम्ब्रायोसैक कौन है, तो ये तो आप जानते हैं, इसका ये क्या हो गया, एम्ब्रायोसैक हो गया। तो आप अगर एक में बेहतरीन तरीके से समझ गए हैं ना, तो बाकी आपको समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, सिर्फ उसका आप पोजीशन याद कर लीजिएगा कि कौन इन्वर्टेड है, किसका बॉडी और एम्ब्रायोसैक कर्व्ड है, किसका बॉडी इरेक्ट है। यही तो आपको ध्यान रखना होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, पूछ देगा कि ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जो होता है वो कैसा होता है। ऑप्शन दे देगा क्या, इरेक्ट दे देगा एक ऑप्शन, ऑप्शन सेकंड दे सकता है ये इन्वर्टेड बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड एम्ब्रायोसैक कर्व्ड, ऐसे करके ऑल ऑफ दीज ऑप्शन दे सकता है। अब उसमें आपको सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा ओव्यूल इरेक्ट है और कौन सा ओव्यूल इन्वर्टेड है। तो इससे आप बेहतरीन तरीके से इस इमेज को देखिए और अपने माइंड में इसको कवर कर लीजिए, सेट कर लीजिए कि फिर ऐसा अगर ओव्यूल आपके सामने आए तो आपका जवाब 100% सही हो जाए। तो आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है 3 टाइप्स का ओव्यूल क्लियर हो गया। चले आगे, कहिए तो चलते हैं कि फिर से समझा दे, नहीं आप इसको रिव्यू करके देख लीजिएगा, आपका ही समय वेस्ट होगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, इसके जो बाकी 3 टाइप्स है उसको समझ लेते हैं। देखिए 6 टाइप्स में से 3 टाइप्स को तो समझ गए। अब जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये कौन सा ओव्यूल है, इसका नाम है हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। क्या नाम है इसका, हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। यानी इसका रिलेशन किससे है, एनाट्रोपस से है। एनाट्रोपस में आपको बताया गया था ना कि वो नीचे की तरफ था, ये वाला जो पर्सन देख रहा था वो यहाँ पे था,
नीचे की तरफ, तो इसलिए उसको एनाट्रोपस यानी इन्वर्टेड उल्टा बोल रहे थे। ये कैसा आपको दिख रहा है, यानी नहीं ये सीधा है और नहीं उल्टा है, यानी ये बीच में है, यानी इसको बोल सकते हैं हाफ इन्वर्टेड। क्या कह सकते हैं, हाफ इन्वर्टेड। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा, यानी कि ये कैसा होता है, हाफ इन्वर्टेड होता है। इसको हम लोग क्या नाम दिए हैं, हेमी एनाट्रोपस, यानी एनाट्रोपस में हेमी मतलब आधा। तो समझ में आ रहा है। इसमें भी आप देखिए ये वाला पर्सन का नाम क्या है, तो इसका नाम है माइक्रोपाइल। ये पीछे वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको चैलेजा बोलते हैं। और ये अंदर जो देख रहे हैं इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है एम्ब्रायो सैक। आप यहाँ पे देखिए इसका नाम अगर आपसे कोई पूछे कि इसका क्या नाम है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूनिकल। क्या बोलेंगे, फ्यूनिकल। तो अब आपको तो हर एक पॉइंट क्लियर हो गया ना। इसका नाम क्या बताएंगे, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ओव्यूल किस टाइप का है, तो इसको बोलते हैं हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। अब चलते हैं अगले टाइप पे। अगला टाइप आपको दिख रहा है, इसका नाम है कैम्फाइलोट्रोपस ओव्यूल। क्या नाम है, कैम्फाइलोट्रोपस ओव्यूल। कैम्फाइलोट्रोपस ओव्यूल की बात करें तो इसमें देखिए इसका आप ये अंदर वाला देखिए, ये एम्ब्रायो सैक है, ये नॉर्मल रहता है, लेकिन इसका बॉडी देखिए ये कैसा रहता है, कर्व्ड रहता है। कर्व्ड मतलब वक्र, टेढ़ा मेढ़ा है ना, देखिए ये टेढ़ा मेढ़ा आपको दिख रहा होगा। तो आप इसको बोल सकते हैं यानी द बॉडी ऑफ ओव्यूल कर्व्ड, या ओव्यूल बॉडी कर्व्ड यहाँ पे लिख सकते हैं। ओव्यूल बॉडी कर्व्ड बता सकते हैं किसके लिए, ये कैम्फाइलोट्रोपस ओव्यूल के लिए। और बाकी इसका तो पहचान आप कर लिए हैं, ये माइक्रोपाइल, ये पीछे वाले रीजन को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, चैलेजा। और ये क्या है, इसका फ्यूनिकल है। तो क्लियर हो गया। और ये आप देख रहे हैं इसका नाम क्या है, एम्ब्रायो सैक। आपको इतनी बार हम बता देंगे कि आपको फिर से रिवीजन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, आपके माइंड में 100% फिक्स हो जाएगा। इसका एक ही तरीका है कि आप अपने नज़र को इस स्क्रीन पर बनाए रहिए, तभी जाकर आपका पॉइंट क्लियर होगा और फिर आपको रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। क्योंकि ये 6 टाइप्स में 6 टाइम्स हम लोग इसके एक एक पार्ट्स के नाम को लिख रहे हैं और एक बार डिटेल्स में पढ़े हैं। तो बताइए 7 टाइम्स ना इसको समझ लिए। तो सोचिए ये भूलेंगे, अगर भूल जा रहे हैं तो फिर से इसको रिव्यू कर लेंगे। सबके माइंड को तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमेशा के लिए वो फिक्स हो जाएगा, लेकिन रिव्यू करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ये कैम्फाइलोट्रोपस आपको समझ में आ गया, इसमें ओव्यूल बॉडी कैसा होता है, कर्व्ड होता है। अब यहाँ पे देखिए एक लास्ट में जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसका नाम है सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल। क्या नाम है, सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल। यानी इस ओव्यूल की हम बात करें तो देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है कि ये वाला जो भाग है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। और इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। क्या बोलेंगे इसको, माइक्रोपाइल। और ये अंदर आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसका नाम क्या है, एम्ब्रायो सैक। तो आपको तो क्लियर हो रहा है। और ये पीछे वाला जो रीजन है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, चैलेजा के नाम से जान रहे हैं। इसमें आपको क्या अलग दिख रहा है बाकी ओव्यूल की अपेक्षा देखा जाए तो, इसमें देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ऑर्थोट्रोपस के जैसा है, लेकिन इसका जो फ्यूनिकल है ना, ये जो फ्यूनिकल देखिए एक ओव्यूल के अराउंड में क्वाइलिंग हुआ है, यानी इसका फ्यूनिकल क्या हो गया है, क्वाइल्ड है अराउंड द ओव्यूल। यानी इस ओव्यूल बॉडी के चारों तरफ से क्या किया है, एक राउंड लगा दिया है फ्यूनिकल। इस तरह का और भी आप स्ट्रक्चर देखे होंगे या भी पढ़े हैं, लेकिन ऐसा इसमें विशेषता सिर्फ इसी में है। तो इसमें हम क्या बता सकते हैं सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल में, कि इसका जो फ्यूनिकुलस होता है वो क्या करता है, क्वाइल्ड होता है। कहाँ पर क्वाइल्ड होता है, तो अराउंड द ओव्यूल।
तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं याद रखने के लिए, यानी फ्यूनिकल coiled around the ovule। यानी इसमें आप क्या देख रहे हैं सिरसिनोट्रपस में कि इसका जो फ्यूनिकल है वो क्या है, ओव्यूल के चारों तरफ से एक राउंड लगा दिया है। आपको देखने के लिए मिलेगा इस स्थान पर जो राउंड लगाता है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको देखने के लिए मिलता है जिसको हम लोग ऑब्ट्यूरेटर के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूरेटर। ये ऑब्ट्यूरेटर सिर्फ इसी टाइप के ओव्यूल में प्रेजेंट होता है, इस टाइप का पॉइंट और दूसरे ओव्यूल में आपको नहीं मिलेगा। तो आपको ये जो पॉइंट अभी बताया गया सब समझ में आ गया हो गया। टोटल कितना टाइप्स का होता है ओव्यूल, 6 टाइप्स के। किस आधार पर, तो उसके फ्यूनिकुलस का ओव्यूल बॉडी से क्या रिलेशन है, इस आधार पर। वो कौन कौन टाइप्स आपको बता दिया गया। इसमें देखिए लाइन से आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, जो पहले याद आ गया वो फर्स्ट हो गया, जो बाद में याद आएगा वो सेकंड हो जाएगा। तो इसमें तो आपको ऐसा कंफ्यूजन होने वाला नहीं है, जो याद आ रहा है उसको बोलते जाइए। काउंटिंग कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, और ये रिपीटेड नहीं होना चाहिए। तो आप याद कर लिए। आप मेरे साथ फटाफट एक बार बोल दीजिए कि कौन कौन सा ओव्यूल है जो अभी हम लोग स्टडी किए हुए हैं। तो आपको बताया गया ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, जिसको हम लोग एट्रोपस के भी नाम से जानते हैं। सेकंड बताया गया एनाट्रोपस ओव्यूल, और उसके बाद बताया गया एम्फीट्रोपस ओव्यूल। इसके बाद एम्फीट्रोपस ओव्यूल के बाद आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखा हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल, और हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल के बाद ये जो नेक्स्ट बताया गया कैम्फाइलोट्रोपस ओव्यूल, और लास्ट सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल। तो आप ये 6 टाइप्स के ओव्यूल को याद रखिए, और इसकी क्या विशेषता है, कौन कर्व्ड होता है, कौन इरेक्ट होता है, और कौन इन्वर्टेड होता है, इस पर भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही है। तो चले अगले पॉइंट की ओर। ये समझ में आ गया, ठीक है, चलते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन आ ही गया, जिसका था आपका इंतजार, वो सामने आ गया है। अब फटाफट इस क्वेश्चन को देखिए और इसका सही जवाब भेज दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच टाइप ऑफ ओव्यूल इज इन्वर्टेड, यानी किस टाइप का ओव्यूल इन्वर्टेड होता है, यानी उल्टा होता है। तो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑर्थोट्रोपस, सेकंड ऑप्शन एनाट्रोपस, थर्ड ऑप्शन हेमी एनाट्रोपस, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। फटाफट कमेंट, रुकना नहीं चाहिए, अभी आप पढ़े हैं, बताइए कि किस टाइप का ओव्यूल जो होता है इन्वर्टेड होता है, यानी उल्टा होता है। तो काफी बच्चों का आंसर आ रहा है, आने दीजिए, एकदम लाइन लगा दीजिए सही आंसर का। आप अभी पढ़े हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जिसको हम लोग एनाट्रोपस के नाम से जानते हैं, यानी बी बोले तो बंटी सर। तो आप समझ रहे हैं ना, ये एनाट्रोपस ओव्यूल कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पलट देता, चेंज कर देता, यहाँ पे इरेक्ट होता तो क्या जवाब होता, इरेक्ट रहता तो यहाँ पे ऑर्थोट्रोपस हो जाता। अगर हाफ इन्वर्टेड यहाँ पे कह देता तो वो कैसा हो जाता, हेमी एनाट्रोपस हो जाता। तो आप समझ रहे हैं ना कि इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आप इस पर ध्यान दीजिए और एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब अगला जो पॉइंट है क्या है, मेगा स्पोरोजिनेसिस, यानी किसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, मेगा स्पोरोजिनेसिस के बारे में। यानी मेगा कहें तो इसको गुरु बोला जाता है, यानी दीर्घ बड़ा रूप, और माइक्रो मतलब सूक्ष्म लघु रूप। माइक्रो पढ़े थे मेल गैमिट के फॉर्मेशन के लिए, अब ये जो फीमेल गैमिट ना हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो इसलिए इसके नाम में क्या रहेगा, मेगा रहेगा। और स्पोरोजिनेसिस, इसका मतलब इसमें स्पोर का
फॉर्मेशन हो रहा है, वो भी किस तरह के स्पोर का, तो मेगा स्पोर का। तो मेगा स्पोर के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहेंगे, मेगा स्पोरोजिनेसिस के नाम से जानते हैं। और देखिए क्या कह रहा है ये प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल बाय मियोसिस सेल डिवीजन इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजिनेसिस। यानी मेगा स्पोरोजिनेसिस मेगा स्पोर के फॉर्मेशन का प्रोसेस है। और ये किससे हो मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है, तो याद रखेंगे ये मेगा स्पोर मदर सेल से होता है। वो भी कौन सा डिवीजन के द्वारा, तो मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा। आपको बताया गया ना मियोसिस सेल डिवीजन 2 स्टेप में होता है, और इससे जो लास्ट रिजल्ट होता है उससे कितना सेल बनता है, तो 4 सेल। और वो भी 4 सेल कैसा होता है, हैप्लोइड होता है। लेकिन मियोसिस सेल डिवीजन जिस सेल में शुरू होता है वो सेल कैसा होता है, तो वो सेल डिप्लॉयड होता है, क्योंकि मियोसिस सेल डिवीजन डिप्लॉयड सेल में ही होता है। लेकिन इससे जो नया रिजल्टेंट सेल बनता है वो कैसा होता है, तो हैप्लॉयड होता है। यानी क्रोमोसोम की संख्या इसके पेरेंटल सेल से आधा हो जाता है उसके डॉटर सेल में। तो हम लोग समझ लेते हैं कि ये प्रोसेस कहाँ पर और कैसे होता है। तो आपको पता है कि ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है ये कहाँ पर रहता है, तो ये एम्ब्रायो सैक के अंदर होता है। कहाँ पे होता है, एम्ब्रायो सैक के अंदर होता है। हम लोग इसका एनिमेशन आज देखने वाले हैं, विजुअली आपको दिखाएंगे कि कैसे ये जो मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है उसमें से वो किस टाइप से अरेंजमेंट उसका होता है, हम आज के इस लेक्चर में पूरा एनिमेशन से आपको दिखाने वाले हैं। इसलिए आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिएगा, नहीं तो आपका एनिमेशन आगे चला जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग एनिमेशन देखने के लिए रेडी है, तो रेडी है तो कमेंट कर दीजिए ना। हम आपको इसी लेक्चर को अंत होने से पहले दिखा कर ही जाएंगे कि कैसे मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है, कहाँ होता है, और ओव्यूल का कौन कौन सा पार्ट्स है, जो एम्ब्रायो सैक का स्ट्रक्चर पढ़े हैं उसका कौन कौन सा पार्ट्स है। तो क्लियर करेंगे। तब तक आप यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है कि मेगा स्पोर मदर सेल से मियोसिस सेल डिवीजन द्वारा मेगा स्पोर के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेगा स्पोरोजिनेसिस के नाम से जानते हैं। इसमें एक समझ लीजिए कि ये है मेगा स्पोर मदर सेल। क्या है, एक मेगा स्पोर मदर सेल, इसको MMC भी बोल सकते हैं शॉर्ट में। ये मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होगा, सबसे पहले डिवीजन होगा मियोसिस। कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस। मियोसिस, ये स्पेलिंग कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा मियोसिस सेल डिवीजन। स्क्रीन पर अगर इसमें कहीं लिखा हुआ आपको दिखेगा तो आप इसको समझ लीजिएगा, कोई स्पेलिंग मिसप्रिंट हो जाता है, हम भी इंसाने ना है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपका एक एक पॉइंट बेहतरीन तरीके से क्लियर हो। तो आप देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये मेगा स्पोर मदर सेल मियोसिस डिवीजन शुरू होगा, लेकिन मियोसिस सेल डिवीजन 2 स्टेप में होता है। तो सबसे पहले होता है मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट के द्वारा इसमें 2 सेल बनेगा। कितना सेल बनेगा, 2 सेल। तो आप देख रहे हैं ना, एक सेल है मेगा स्पोर मदर सेल, मियोसिस फर्स्ट हुआ और बन कितना गया, 2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायड बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, डायड। और इसके बाद जब मियोसिस सेकेंड होगा, कौन सा प्रोसेस, मियोसिस सेकेंड। तो जब मियोसिस सेकेंड होगा तो इससे क्या बनेगा, ये 2 से 4 हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपको रिजल्टेंट सेल जो होगा वो 4 मिलेगा। ये 1 2 3 4, आप देखिए ये 4 है। जब ये 2 एक साथ था तो इसको डायड बोल रहे थे, अब कितना हो गया, 2 से 4 हो गया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्राड कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, टेट्राड। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे तो ये मेगा स्पोर मदर सेल है, ये किस स्टेज में रहता है, डिप्लॉयड स्टेज में रहता है। लेकिन जैसे ही मियोसिस होता है तो ये हैप्लॉयड हो जाता है, और ये भी कैसा हो जाता है, हैप्लॉयड हो जाता है, जिसको N से डिनोट किया जाता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होगा, इसमें जितना होगा उसका हाफ होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये जो लास्ट में रिजल्ट बना है इसका नाम क्या है, इसी का नाम है मेगा स्पोर्स। क्या नाम है इसका,
मेगा स्पोर्स। तो ये मेगा स्पोर्स कैसा बना है? हैप्लॉइड बना है। और ये किस कंडीशन में है? टेट्राड कंडीशन में है। किस कंडीशन में है? टेट्राड कंडीशन में। तो आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अहम जानकारी है, आप इसको याद रखेंगे। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि आपको जो ये स्क्रीन पर दिख रहा है मेगा स्पोर्स का जो ये टेट्राड, इस टेट्राड को बताइए ये कौन सा टाइप का टेट्राड है। आपको टोटल 5 टाइप्स का टेट्राड बताया गया है, जिसमें आप पढ़े होंगे आइसोबाइलेटरल टेट्राड, टेट्राहेड्रल, डेकुसेट, टी शेप्ड, लीनियर टेट्राड। आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये टेट्राड, ये फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कि ये किस टाइप का टेट्राड है। कमेंट रुकना नहीं चाहिए। ये जो है किस टाइप का टेट्राड है? देखिए बच्चे आंसर इसका भेज रहे हैं, हम आपको क्लियर करा दे रहे हैं, आप उसको मिला लीजिए। यानी ये जो है लीनियर टेट्राड है। कौन सा टेट्राड है? लीनियर टेट्राड। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये टेट्राड कैसा है? लीनियर टेट्राड है। आप याद रख सकते हैं लीनियर टेट्राड है। अगर इस पोजीशन में दिखेगा तो इसको क्या कहेंगे? लीनियर टेट्राड। तो आपको ये जो पॉइंट दिख रहा है मेगा स्पोरोजेनेसिस क्लियर हो गया है कि मेगा स्पोर मदर सेल से मियोसिस सेल डिवीजन द्वारा ये मेगा स्पोर्स बनने की जो प्रोसेस है यानी प्रक्रिया है उसको हम क्या कहेंगे? मेगा स्पोरोजेनेसिस कहेंगे। तो क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है? मेगा गैमेटोजेनेसिस। यानी अभी अभी जो आप पढ़े हैं वो मेगा स्पोरोजेनेसिस था, लेकिन अब ये क्या पढ़ना है? मेगा गैमेटोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस में मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हुआ है। अब इसमें किस चीज का फॉर्मेशन होगा? तो इसमें फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। फीमेल गैमेटोफाइट बोले तो किसको कहते हैं? तो एम्ब्रायो सैक को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? एम्ब्रायो सैक को। हम आपको एनिमेशन में भी दिखाएंगे एम्ब्रायो सैक, और उसके अलावा पहले आपको लिखित दिखाने वाले हैं कि एम्ब्रायो सैक क्या है, कैसा होता है। समझ लीजिएगा तो एनिमेशन भी आपको 100% समझ में आएगा। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो एनिमेशन में क्या दिखाकर क्या निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट डेवलप्ड एम्ब्रायो सैक फ्रॉम हैप्लॉइड मेगास्पोर इज कॉल्ड मेगा गैमेटोजेनेसिस। यानी मेगा गैमेटोजेनेसिस वैसा प्रोसेस है जिसमें किस चीज का फॉर्मेशन होता है? एम्ब्रायो सैक का। वो भी किस टाइप का? तो जो पूर्ण रूप से विकसित होता है, यानी कंप्लीट डेवलप्ड एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन होता है। वो भी किस चीज से? तो मेगा स्पोर से। और आपको पता है कि मेगा स्पोर तो हैप्लॉइड होता है, अभी अभी ना आप पढ़े हैं। मेगा स्पोर कैसा होता है? हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड मेगा स्पोर से कंप्लीट डेवलप्ड एम्ब्रायो सैक बनने का जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? मेगा गैमेटोजेनेसिस। इसको क्या बोलेंगे? गुरु युग्मक जनन के नाम से जानते हैं। तो आप समझ रहे हैं। अब ये एम्ब्रायो सैक जो कंप्लीट रूप से बनेगा, ये एम्ब्रायो सैक कितने मेगा स्पोर से बन रहा है? यानी हैप्लॉइड मेगा स्पोर तो कह दिया गया, लेकिन आप देखे थे मेगा स्पोर जो बना था वो टेट्राड फॉर्म में बना था। यानी उसमें कितना मेगा स्पोर था? 4 था। अब उसमें से जिस मेगा स्पोर से ये एम्ब्रायो सैक बनता है उस मेगा स्पोर को हम लोग फंक्शनल मेगा स्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शनल। फंक्शनल कहने का मतलब है कि वो काम को करता है, यानी वही इस एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन करता है। तो फंक्शनल मेगा स्पोर की संख्या के आधार पर ये एम्ब्रायो सैक जो होता है ना वो 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का? 3 टाइप्स का होता है। तो पहले उस 3 टाइप्स का नाम को समझ लेते हैं और उसके बाद एक एक करके हम लोग क्या करेंगे? उस एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन करेंगे। अब आपको याद रखना होगा कि जो 3 टाइप्स है, एक को बोलते हैं मोनोस्पोरिक एम्ब्रायो सैक,
एक को बोलते हैं बाईस्पोरिक एम्ब्रायोसैक और एक को बोलते हैं टेट्रास्पोरिक एम्ब्रायोसैक। इसमें ट्राईस्पोरिक नहीं होता है, हम बताएंगे कि क्यों नहीं होता है। आपको याद क्या रखना है, मोनोस्पोरिक, बाईस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक एम्ब्रायोसैक। मोनो का मतलब एक, उसमें फंक्शनल मेगास्पोर कितना होगा, 1 होगा। बाईस्पोरिक का मतलब फंक्शनल मेगास्पोर कितना होगा, 2 होगा। टेट्रास्पोरिक का मतलब कि उसमें फंक्शनल मेगास्पोर कितना होगा, 4 होगा। तो इसके नाम से ही पता चल जा रहा है, तो हम एक एक करके आपको क्लियर कर रहे हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए आपको ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इस एनिमेशन को देखिए और देखने के बाद आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि ये जो प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगागैमेटोजेनेसिस, ये सब कहाँ पर हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपको डिटेल से समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, देखिए ये आपको दिख रहा है गाइनोसियम। इसमें कितने कार्पेल है, 3 कार्पेल्स है, और ये 3 कार्पेल्स है इसलिए इसको मल्टी कार्पेलरी कहेंगे। यानी गाइनोसियम के ये जो ग्रीन कलर का स्वेलन पार्ट दिख रहा है, इसको ओवरी के नाम से जानते हैं। और ये जो आपको स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको स्टाइल के नाम से जानते हैं। और इसके देखिए टॉप एंड पर आपको एक नोब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको स्टिग्मा के नाम से जानते हैं। ये देखिए स्टिग्मा जो है ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है, और स्टाइल जो होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये जो आपको स्वेलन पार्ट दिख रहा है पीछे की ओर, इसका नाम है ओवरी। क्या नाम है, ओवरी। इसी ओवरी के अंदर ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए इसके अंदर आपको ओव्यूल दिखेगा, आप सिर्फ नजर अपने स्क्रीन पर बनाए रहिए। ये देखिए आपके सामने आ गया, ये अंदर आपको जो दिख रहा है ये ओव्यूल है। यानी किसी किसी ओवरी में 1 ओव्यूल होता है और किसी किसी में 1 से अधिक होता है। इसमें 1 से अधिक है, इसमें देखिए ओव्यूल के सबसे आगे इंटेगुमेंट आपको दिख रहा होगा, ये जिसको कवरिंग करता है, और ये पूरा ओव्यूल का कंप्लीट स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पे आपको ये जो होल दिख रहा है ना ओव्यूल के, इसको माइक्रोपाइल के नाम से जानते हैं। यहीं से पोलन ग्रेन का एंट्री होता है। और ये जो इसके पीछे ग्रीन कलर का ये जो आप स्टॉक देख रहे हैं, यही तो है फ्यूनिकल। अच्छा, इसको फ्यूनिकुलस के नाम से जानते हैं। अब इसका देखिए कट सेक्शंस दिखाया गया है। अंदर जो आप ये लेयर देख रहे हैं ये इंटेगुमेंट है, और इसके बाद से अंदर ये जो खाली जगह है, इसके अंदर क्या होता है, इसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है। और देखिए न्यूक्लियस डिवाइड करके इसमें 2 बार मियोसिस सेल डिवीजन हुआ 2 स्टेप में, और इसके चलते कितना बन गया मेगास्पोर, 4 मेगास्पोर। अभी आपको मेगास्पोरोजेनेसिस में बताया गया था कि 1 से 2 और 2 से 4 मेगास्पोर बन जाता है। ये टेट्राड फॉर्म में क्या हो गया है, अरेंज हो गया। ये कौन सा टेट्राड है, लीनियर टेट्राड। इसमें से क्या होगा कि 3 जो मेगास्पोर है वो डीजनरेट हो जाता है, और जो 1 बच जाता है उसको हम लोग फंक्शनल मेगास्पोर के नाम से जानते हैं। और ये साइज को क्या करता है, इनलार्ज करता है, और फिर इसका न्यूक्लियस में डिवीजन होता है। वो भी कितने टाइप्स, 3 टाइम्स माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। उसके चलते टोटल इसमें 8 न्यूक्लियस बन जाता है, जिसमें से 3 न्यूक्लियस उसके चैलेजल एंड की ओर और 3 न्यूक्लियस इसके माइक्रोपाइलर एंड की ओर आ जाता है, और बीच में 2 न्यूक्लियस आ जाता है जिसको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। आप यहाँ पे देखिए इसमें जो माइक्रोपाइलर एंड की ओर 3 न्यूक्लियस गया था, उसमें एक जो है एग सेल है, और 2 उसका क्या है, सिनर्जिड है, यानी हेल्पिंग सेल है। और बीच में जो आपको दिखा स्क्रीन पर वो पोलर न्यूक्लिया, और ये है एंटीपोडल सेल। क्या है, एंटीपोडल सेल। ये चैलेजल एंड की ओर होता है, उसकी संख्या भी कितना होता है, 3 होता है। सब में 3 नहीं होता है, अलग अलग नंबर होता है, लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है उसमें एंटीपोडल सेल ये किधर है, चैलेजल एंड की ओर, और यहाँ पे एग एपारेचस किधर है, किधर है, माइक्रोपाइलर एंड की ओर। और आपको ये स्क्रीन पर दिख गया तो है ना आपके लिए बेहतरीन। तो समझ में आ गया होगा। आप इसको रिव्यू करके दोबारा देख लीजिएगा कि ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो सके। तो माइक्रोपाइल भी आप समझ गए हैं, इसके अंदर कैसे डिवाइड करके अपना अरेंजमेंट करता है इसको भी आप समझ गए हैं। आपको जो स्क्रीन पर अभी जो दिखाया गया ये ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर जो आप एम्ब्रायोसैक देखे हैं, ये एम्ब्रायोसैक किस टाइप का था, मोनोस्पोरिक एम्ब्रायोसैक था। क्योंकि जो मेगास्पोर जो टेट्राड फॉर्म में बना था वो क्या हुआ था, वो मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो गया था और 1 ही फंक्शनल था, इसलिए उसको मोनोस्पोरिक एम्ब्रायोसैक कहेंगे। और ऐसे टाइप को हम लोग पोलीगोनम टाइप के नाम से जानते हैं।
क्या कहेंगे, पोलीगोनम टाइप। और ये किस टाइप का ओव्यूल था, एनाट्रोपस या ऑर्थोट्रोपस? ये है एनाट्रोपस, ये उल्टा था। अगर सीधा रहता तो ऑर्थोट्रोपस हो जाता। तो आपको ये एनिमेशन कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिए कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा ये एनिमेशन। फिर चलते हैं आपको अगले पॉइंट की ओर लेकर। देखिए आपको स्क्रीन पर एक बेहतरीन सा क्वेश्चन दिख रहा है, आप फटाफट कमेंट कर दीजिए और इसका सही जवाब भेज दीजिए कमेंट सेक्शन के द्वारा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इज कॉल्ड, यानी मेगास्पोर के फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उसको क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, सेकेंड ऑप्शन है मेगास्पोरोजिनेसिस, थर्ड ऑप्शन है माइक्रोगेमेटोजिनेसिस और फोर्थ ऑप्शन है मेगागेमेटोजिनेसिस। अब फटाफट कमेंट करके बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मेगास्पोर के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो बच्चे काफी एक्साइटेड लग रहे हैं, आंसर भेजना शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, लगे रहिए, बहुत सारे बच्चों का जवाब करेक्ट आ रहा है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, मेगास्पोरोजिनेसिस। बी बोले तो बंटी सर, आप समझ रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या होगा, बी, मेगास्पोरोजिनेसिस, यानी मेगास्पोर बनने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहेंगे, मेगास्पोरोजिनेसिस। और माइक्रोस्पोरोजिनेसिस की बात करें तो ये क्या है, माइक्रोस्पोर बनने का प्रक्रिया है ना। लेकिन इसमें क्या पूछा जा रहा है, मेगास्पोर का फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या होगा, तो आप मेगास्पोरोजिनेसिस बता दीजिएगा। तो क्लियर हो गया। चले अगले पॉइंट की ओर। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है अगला पॉइंट क्या कह रहा है, टाइप्स ऑफ एम्ब्रायो सैक। जो आपको अभी अभी बताया गया है कि ये जो एम्ब्रायो सैक बनता है वो किस टाइप का होता है, कितने फंक्शनल मेगास्पोर से बनता है, इस आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। जैसे आप देख रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एम्ब्रायो सैक, यानी फंक्शनल मेगास्पोर के नंबर के आधार पर मेगास्पोर को नहीं, यानी एम्ब्रायो सैक को 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। वो कौन कौन है? तो फर्स्ट वाला आपको दिख रहा है मोनोस्पोरिक एम्ब्रायो सैक, सेकंड वाला है बाइस्पोरिक एम्ब्रायो सैक और थर्ड वाला जो दिख रहा है टेट्रास्पोरिक एम्ब्रायो सैक। मोनोस्पोरिक बोले तो इसमें एक ही फंक्शनल मेगास्पोर से कंप्लीट एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन होगा। और बाइस्पोरिक कहने का अर्थ है कि इसमें 2 फंक्शनल मेगास्पोर से कंप्लीट एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन होगा। और टेट्रास्पोरिक कहने का अर्थ है कि इसमें 4 फंक्शनल मेगास्पोर से कंप्लीट एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन होगा। तो आप समझ रहे हैं इसका नाम में ही इसका कहानी छिपा हुआ है, यानी इसमें अंदर समाहित है। तो हम उसमें से एक एक पॉइंट को बाहर निकालते हैं और बताते हैं कि ये मोनोस्पोरिक क्या होता है, बाइस्पोरिक क्या होता है और टेट्रास्पोरिक क्या होता है। तो चले आगे, ठीक है चलते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है मोनोस्पोरिक एम्ब्रायो सैक। मोनोस्पोरिक एम्ब्रायो सैक की बात करें तो क्या कह रहा है, when the formation of complete developed embryo sac through a functional megaspore is called monosporic embryo sac। अगर एक ही फंक्शनल मेगास्पोर से कंप्लीट डेवलप्ड एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, उस एम्ब्रायो सैक को मोनोस्पोरिक एम्ब्रायो सैक के नाम से जानते हैं। ये भी 2 टाइप्स का होता है। कौन? मोनोस्पोरिक एम्ब्रायो सैक। ये क्या कर रहा है, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। लेकिन आपके एनसीईआरटी में एक ही टाइप को पढ़ना है जिसको हम लोग पोलीगोनम टाइप कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ये 2 टाइप्स का है। फर्स्ट वाला है पोलीगोनम टाइप और सेकेंड वाला है ओइनोथेरा टाइप। हम आपको इसके पूरे टाइप्स को डिटेल्स में समझा देंगे। इसमें से जिस
टाइप से क्वेश्चन आएगा, आप उसको बताते रहिएगा। लेकिन इसके लिए आपको इस स्क्रीन से जुड़े रहने होगा, इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना होगा और धैर्य बनाकर आराम से इस पॉइंट को समझना होगा, तभी ये समझ में आएगा। थोड़ा सा भी आप इधर उधर कीजिएगा फिर समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। देखिए हम आपको बेहतरीन तरीके से एक एक पॉइंट को डिटेल्स में बताएंगे, तो आप इस पर ध्यान बनाए रहिएगा। आपको पता चल गया मोनोस्पोरिक एम्ब्रायोसाक कितने टाइप्स का है? 2 टाइप्स का, एक पोलीगोनम टाइप और एक है ओइनोथेरा टाइप। पोलीगोनम टाइप कैसा होता है, इसमें किस टाइप से एम्ब्रायोसाक कंप्लीट रूप से तैयार होता है, और ये कभी कभी पूछ दिया जाता है कि जो एम्ब्रायोसाक कंप्लीट हो गया उसके अंदर कितना सेल है और कितना न्यूक्लियस है, यानी वो एम्ब्रायोसाक यानी कितना सेल्ड और कितना न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। तो उसको समझने के लिए आप इस स्क्रीन से नज़र हटाइए मत, आगे देखिए। ये पोलीगोनम टाइप और ओइनोथेरा टाइप को हम बता देते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है मोनोस्पोरिक एम्ब्रायोसैक, इसका फर्स्ट टाइप क्या है? पोलीगोनम टाइप। अब पोलीगोनम की बात करते हैं तो हम आपको जो यहाँ पे इमेज बनाकर दिखा दे रहे हैं, आप उसको देखिए, समझिए, आप अपने कॉपी पर भी इसको बना सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। इसमें होगा क्या कि जब मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, मेगास्पोर मदर सेल के द्वारा, तो यहाँ पे ये कहानी शुरू होता है इसमें मेगास्पोर से कंप्लीट डेवलप्ड एम्ब्रायोसैक बनने की। तो मेगास्पोर तो आप जानते हैं हैप्लॉइड होता है, उसमें से ये कौन सा टाइप आपको दिख रहा है? पोलीगोनम। और पोलीगोनम बोले तो ये किसका है? तो मोनोस्पोरिक एम्ब्रायोसैक का है। तो मोनोस्पोरिक का मतलब इसमें एक ही फंक्शनल मेगास्पोर को रखना है, बाकी को क्या कर देना है? डीजेनरेट करना है, यानी वैसे ये हो भी जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो हम आपको एनाट्रोपस ओव्यूल में दिखा दे रहे हैं, अगर ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल की बात करेंगे तो वो चेंज भी हो जाएगा, उसका डायरेक्शन चेंज होगा, अंदर का प्रोसेस चेंज नहीं होगा। जैसे आप जानते हैं कि ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल कौन सा है? एनाट्रोपस ओव्यूल है। ये कौन सा ओव्यूल है? एनाट्रोपस ओव्यूल है। इसके अंदर आपको बताया गया था कि ये जो टेट्राड फॉर्म में मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है जब मियोसिस सेल डिवीजन कंप्लीट होता है तो, और इसमें से हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इस टेट्राड को निकालेंगे। किसको निकालेंगे? टेट्राड को। और टेट्राड को निकालने के लिए यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे हो गया, और इसमें से ये क्या होगा? 3 को डीजेनरेट कर देंगे, यानी इसमें एक फंक्शनल रहेगा और ये जो नीचे वाला 3 है जो माइक्रोपाइल एंड की ओर है, ये क्या हो जाएगा? डीजेनरेट हो जाएगा। तो ये 3 डीजेनरेट हो गया, बच कितना गया? 1। अब इसी से क्या होगा? कंप्लीट एम्ब्रायोसैक बनेगा। तो उस एम्ब्रायोसैक को हम लोग मोनोस्पोरिक कहेंगे ना। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें डिवीजन अब जो होगा माइटोसिस सेल डिवीजन, ये कितना टाइम्स होगा, कितना बार होगा? तो आपको याद रखना होगा कि 3 टाइम्स होगा, 3 बार इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, तब जाकर कंप्लीट एम्ब्रायोसैक का फॉर्मेशन होगा। तो आपको पता चल गया कि इसमें से जब 3 डीजेनरेट हो गया तो ये क्या करता है? ये अपने साइज को बड़ा कर लेता है। अपने साइज को क्या करता है? ये बड़ा कर लेता है, और बाकी ये 3 जो है डीजेनरेट हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें डिवीजन शुरू होगा, वो भी कौन सा? माइटोसिस। कौन सा डिवीजन होगा? यहाँ पे माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। माइटोसिस सेल डिवीजन होगा तो इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा? 2 भागों में बढ़ जाएगा। कितने भागों में? 2 भागों में। और ये 2 से फिर कितना बनाएगा? ये क्या करता है कि पहले ये जो 2 बना है, ये दोनों पहले एक एक किनारे पर चला जाता है। दोनों क्या होता है? एक एक किनारे पर चला जाता है, इसके अंदर का ये जो न्यूक्लियस। उसके बाद क्या कर रहा है कि इसमें सेकेंड माइटोसिस होगा, यानी एक बार माइटोसिस हुआ तो 1 से कितना बन गया? 2 बन गया। इसके बाद दूसरा माइटोसिस होगा, यानी फर्स्ट बार ये माइटोसिस हुआ, ये सेकेंड टाइम्स माइटोसिस होगा, तो इसके चलते अब 2 से कितना बनेगा? 4। यानी यहाँ पे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बन जाएगा और यहाँ पे
2 न्यूक्लियस बन जाएगा। यानी ये 4 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब 4 न्यूक्लिएटेड से क्या होगा, आपको बताया गया ना कि 3 टाइम्स इसमें माइटोसिस होगा, 3 बार माइटोसिस होगा, जिसमें आप एक बार देख लिए, दूसरा बार देख लिए, 1 से 2 बना, 2 से 4 बना। अब 4 से क्या बनेगा, 8 बनेगा। आप यहाँ पे देखिए, इसमें जब डिवीजन होगा वो भी कौन सा, माइटोसिस 3, यानी 3 बार जब माइटोसिस होगा तो उसके चलते इसके अंदर जो न्यूक्लियस की संख्या होगा वो कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पे 2 था तो यहाँ भी 4 हो जाएगा, और यहाँ भी पहले से 2 था तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपको ये पता चल गया कि इसके अंदर ये अब कितना न्यूक्लियस दिख रहा है, 8 न्यूक्लियस। यानी ये 3 टाइम्स माइटोसिस सेल डिवीजन कंप्लीट होने के बाद से अब ये डिवीजन होना शुरू हो जाता है। अब इसमें सिर्फ क्या होगा कि इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है ये अपने पोजीशन को चेंज करता है, अपने स्थान को कुछ इधर उधर करता है, और उसके बाद से कंप्लीट डेवलप्ड एम्ब्रायो सैक बन जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि इसमें जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अब तो माइटोसिस होने वाला नहीं है। अब इसमें से जो ऊपर की तरफ आप 3 स्ट्रक्चर देख रहे हैं, 4 देख रहे हैं न्यूक्लियस, इसमें से 3 न्यूक्लियस ऊपर बच जाता है, और यहाँ पे देखिए 4 नीचे भी है, इसमें से 3 यहाँ पर रह जाता है। ऊपर से 1 न्यूक्लियस इसके बीच में आ जाता है, और नीचे से भी 1 न्यूक्लियस कहाँ पे चला जाता है, इसके बीच में चला जाता है। तो इस प्रकार यानी क्या होता है, इस एम्ब्रायो सैक का अरेंजमेंट होता है। अब इस न्यूक्लियस से सेल का फॉर्मेशन होता है, किसके अंदर, इस एम्ब्रायो सैक के अंदर। तो इसके अंदर सेल का फॉर्मेशन होगा तो कैसा होगा, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है तो ये टेढ़ा नहीं समझना है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये सीधा ही रहे। तो ये आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये 3 जो न्यूक्लियस है, इसके चलते यहाँ पे 3 सेल बन जाएगा। कितना सेल बन जाएगा, 3 सेल। और बीच में जो है ना न्यूक्लियस, इसको हम लोग पोलर न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं। और नीचे जो आप देख रहे हैं इसके चलते ये क्या बनेगा, एग सेल बनेगा, एक न्यूक्लियस से, और 2 गो इसका जो है ना इससे सिनर्जिड बनेगा। यानी ये भी सेल है, लेकिन ये क्या है, हेल्पिंग सेल है। इसके अंदर मेन जो फीमेल गैमिट है वो है एग सेल। यानी ये समझ लीजिए कि इस पूरे साम्राज्य की ये क्या है, एक महारानी है। यानी ये पूरे साम्राज्य की क्या है, ये एग सेल महारानी है, और इसके ये 2 क्या है, बॉडीगार्ड है। आपको समझ में नहीं आ रहा है, बड़े बड़े लोगों के पीछे पीछे बॉडीगार्ड भी रहते हैं उनकी सुरक्षा देने के लिए। तो इसका ज़्यादा कोई काम नहीं है। ये पोलन ट्यूब जब आता है तो इस पोलन ट्यूब को रास्ता दिखाने का काम करता है कि यहीं से आपको एंट्री करना है, उसके बाद वो डीजनरेट हो जाता है। मेन जो फर्टिलाइजेशन होता है वो तो एग सेल से ना होता है। तो ये दोनों क्या है इसके बगल में, ये उसकी सुरक्षा करने वाले हेल्पिंग सेल है। इसको हम लोग सिनर्जिड के नाम से जानते हैं। तो आप सिर्फ यहाँ पे देखिए, अब ये जो स्ट्रक्चर है ऊपर की तरफ जो 3 सेल बना है और नीचे भी 3 सेल बना है, नाम पूछा जाता है कि इसका क्या नाम है। तो नाम को बताने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले ध्यान देना होगा कि ये जो हम लोग स्ट्रक्चर पढ़े हैं ये किस टाइप के ओव्यूल में पढ़े हैं, एनाट्रोपस में पढ़े हैं या ऑर्थोट्रोपस में। इसी को क्लियर करने के लिए देखिए आपको पहले ही यहाँ पे बना दिए हैं, पहले ही स्ट्रक्चर बना दिए हैं। यानी कि ये क्या है, माइक्रोपाइल, और इसके पीछे वाले रीजन को क्या कहते हैं, चैलेजा के नाम से जानते हैं। तो आप देखिए माइक्रोपाइल जिसमें नीचे की तरफ रहता है और चैलेजा ऊपर की तरफ रहता है, तो उसको एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, एनाट्रोपस। इसमें ये जो आप देख रहे हैं मेगास्पोर, ये किधर वाला फंक्शनल है, चैलेजा की ओर का या माइक्रोपाइल की ओर का। तो जो चैलेजा की ओर होगा उसको चैलेजल इंड कहते हैं, और जो माइक्रोपाइल की ओर होगा उसको माइक्रोपाइलर इंड के नाम से जानते हैं। तो आप बताइए तो फटाफट कमेंट करके कि ये जो आपको मेगास्पोर दिख रहा है ये चैलेजल इंड वाला फंक्शनल है या माइक्रोपाइलर इंड वाला मेगास्पोर फंक्शनल है। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, यानी चैलेजल वाला फंक्शनल है, माइक्रोपाइलर इंड वाला तो क्या हो गया है, डीजेनरेट हो गया है। अगर ऐसा चैलेजल इंड वाले मेगास्पोर फंक्शनल होकर तब जाकर ये कंप्लीट एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन करेगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे,
पोलीगोनम टाइप कहेंगे। अगर यही उल्टा हो जाता यानी कि माइक्रोपाइलर वाला फंक्शनल रहता और चैलेजल वाला डीजनरेट हो जाता तो उसको हम लोग पोलीगोनम टाइप नहीं कहते, उसको ओइनोथेरा टाइप कह देंगे। किसमें? अगर मोनोस्पोरिक एम्ब्रायो सैक की बात करेंगे उसमें। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर जो दिख रहा है अब एक एक नाम को यहाँ पे लिख लेना है। यानी ये चैलेजा का साइड में जो 3 सेल्स होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको एंटीपोडल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल्स। इसकी संख्या भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं याद रखने के लिए। इसमें कितना संख्या है एंटीपोडल सेल का? 3 है। कितना है? 3 सेल्स है इसमें। बीच में जो आप ये देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। यानी ये न्यूक्लियस है लेकिन एक से ज्यादा है ना, इसलिए उसका प्लूरल वर्ड न्यूक्लियाई होता है, NUCLEI। यानी ये पोलर न्यूक्लियाई। इसकी संख्या आपको कितना दिख रहा है? इसकी संख्या 2 है। अब यहाँ पे जो नीचे आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इन तीनों को एक साथ मिलाकर अगर बोला जाएगा तो इसको बोलते हैं एग एपारेचस। क्या कहते हैं इसको? एग एपारेचस। लेकिन इस एग एपारेचस में अलग अलग नाम पूछा जाए तो इसका नाम कोई पूछे तो इसको बोलते हैं एग सेल। क्या बोलेंगे इसको? एग सेल के नाम से जानते हैं। अब ये जो एग सेल है इसकी संख्या तो हमेशा क्या होता है? सिंगल ही रहता है। और इसके बगल में आप जो 2 सेल देख रहे हैं ये वाला और ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिनर्जिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इसकी संख्या कितना है? 2 है। तो एस लगा देते हैं इसमें सिनर्जिड्स। इसकी संख्या कितना हो गया? 2 हो गया। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया ना कि इस एम्ब्रायो सैक में जो चैलेजल एंड की ओर 3 सेल्स होता है या 1 2 कुछ भी कितना भी सेल्स हो, जो चैलेजा का साइड होगा उसको एंटीपोडल सेल कहेंगे। और बीच में जो न्यूक्लियस दिख रहा है उसको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे से फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेता है फर्टिलाइजेशन के समय। अब यहाँ पे देख रहे हैं जो नीचे की तरफ जो माइक्रोपाइलर एंड की ओर जो 3 सेल्स का ग्रुप होता है उसको एग एपारेचस कहते हैं, जिसमें से एक जो होता है बड़ा वाला वो एग सेल होता है और 2 उसके बगल में उसका हेल्पिंग सेल है जिसको हम लोग सिनर्जिड के नाम से जानते हैं। किसकी संख्या कितना है ये भी हम लिख दिए हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होने के बाद से ये क्या करता है? ये दोनों सिनर्जिड डीजनरेट हो जाता है, बच जाता है ये कौन सा? एग सेल। और एग सेल से फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज कर कर ये क्या करता है? जाइगोट बनाता है। ये पहला फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद जो सेकेंड मेल गैमेट होता है इस पोलर न्यूक्लियाई के एक दूसरे से फ्यूज होने से ही बन जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। और ये सेकेंड मेल गैमेट इस सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करके एंडोस्पर्म बनाता है। क्या बनाता है? एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया बनने के लिए और ये दूसरा बार फर्टिलाइजेशन, पहला बार जो फर्टिलाइजेशन हुआ वो जाइगोट बनाने के लिए, तो 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा। इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं, जो आपको आगे की तरफ हम बताएंगे। फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस आने दीजिए, अभी तो यहाँ पे हम लोग एम्ब्रायो सैक के स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि इस क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो एम्ब्रायो सैक बना है ये कितना सेल्ड कितना न्यूक्लिएटेड बना है। तो आप यहाँ पे देखिए तो इसमें कितना सेल आपको दिख रहा है। तो सेल की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6, टोटल इसमें 6 सेल है। और बीच में जो ये पोलर न्यूक्लियाई देख रहे हैं यहाँ पे उसकी संख्या न्यूक्लियस का कितना हो भी हो लेकिन वहाँ पे एक ही सेल बनता है जिसको सेंट्रल सेल के नाम से जानते हैं। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि बीच में 2 न्यूक्लियस है तो 2 सेल बनेगा, 1 न्यूक्लियस है तो 1 सेल बनेगा। नहीं, इसके बीच में कितना हो भी न्यूक्लियस हो लेकिन सेल कितना बनेगा? 1 ही बनेगा। तो ऐसे यहाँ पे बीच वाले में हम 1 सेल काउंट करेंगे और ऊपर 3 सेल नीचे 3 सेल। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा? कैसा होगा? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो स्ट्रक्चर कैसा है तो हम क्या बताएंगे? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। ये जो किस टाइप का एम्ब्रायो सैक है?
7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, यानी न्यूक्लियस की संख्या काउंट कर लीजिए। इस सेल में कितना न्यूक्लियस है? 1 2 3, 3 सेल है, 3 न्यूक्लियस है। यहाँ भी 3 सेल है, 3 न्यूक्लियस है, 6 न्यूक्लियस हो गया। और बीच में देखिए ये पोलर न्यूक्लियाई की संख्या कितना है? 2 है। तो ऐसे टोटल करके न्यूक्लियस की संख्या कितना हो गया? 8। तो इसलिए इसको 8 न्यूक्लिएट कह रहे हैं। और सेल की संख्या काउंट करने के लिए आप याद रखिएगा 3 सेल नीचे दिख रहा है और 3 सेल ऊपर दिख रहा है। 6 सेल और बीच में जितना भी न्यूक्लियस है सबसे एक ही सेल बनेगा, तो इसके चलते यहाँ पे एक सेल काउंट कर लेंगे। तो 3 3 6 और 1 7 सेल्ड हो जाएगा। तो अब इसके बाद से कोई भी एम्ब्रायो सैक रहेगा उसमें आप इसके सेल और न्यूक्लियस को काउंट कर कर बता दीजिएगा कि वो कितना सेल्ड और कितना न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है। तो आपको समझ में आ गया ना कि ये जो है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो इसमें जो ये पोलर न्यूक्लियाई है ये सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाता है और इससे सेकेंड मेल गैमेट जब फर्टिलाइज करता है तो क्या बनता है? एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। पहले बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म, न्यूक्लियस बनता है और फिर उसमें डिवीजन होता है तो बन जाता है एंडोस्पर्म। अब उस एंडोस्पर्म का पोलाइडी स्ट्रक्चर पूछा जाता है कि कैसा होगा। तो उस एंडोस्पर्म का पोलाइडी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वो ट्रिप्लॉइड होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि इससे जो एंडोस्पर्म इसमें बनेगा, क्या बनेगा? एंडोस्पर्म वो कैसा होगा? ट्रिप्लॉइड होगा, यानी कि उसको 3n के नाम से जानते हैं। ये कैसे होता है? तो आप यहाँ पे देखिए इसके पोलर न्यूक्लियाई को काउंट कर लीजिएगा कितना है? 2 है तो डिप्लॉइड। और जब इसका फ्यूजन होता है सेकेंड मेल गैमेट से तभी ना वो एंडोस्पर्म बनता है। तो सेकेंड मेल गैमेट जो आया है वो भी हैप्लॉइड होता है। तो ये ऑलरेडी तो ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड और एक सेकेंड मेल गैमेट वो हैप्लॉइड, जब तीनों मिलेगा तो हो जाएगा ट्रिप्लॉइड। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि एंडोस्पर्म का पोलाइडी स्ट्रक्चर कैसा होता है। ऑप्शन में दे देगा हैप्लॉइड, ऑप्शन में दे देगा डिप्लॉइड, ऑप्शन में दे देगा ट्रिप्लॉइड और ऑप्शन में दे देगा ऑल ऑफ दीज। तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा ना। तो ऐसा कंफ्यूजन हम आपको होने नहीं देंगे। आप याद रखिएगा ये कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। बट ये ध्यान रखना होगा कि ये किस टाइप का एम्ब्रायो सैक है और उसमें पोलर न्यूक्लियाई की संख्या कितना है। अगर पोलर न्यूक्लियाई की संख्या कम बेस हुआ तो यहाँ भी कम बेस हो जाएगा। तो इसलिए आपको इस पॉइंट पर ध्यान देना होगा। अब ये आपको पूरे स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये पोलीगोनम टाइप एम्ब्रायो सैक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ताकि आपको याद रह सके। और आपको अभी एनिमेशन में दिखाया गया था ना, यही ना प्रोसेस डिवाइड कर करके बन रहा था। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और रिव्यू करके एनिमेशन देख लीजिए। अभी आपको जो स्क्रीन पर दिखाया गया था एकदम 100% समझ में आएगा। नहीं समझने का तो कोई चांस ही नहीं है। सिर्फ आप अपने नज़र को इस स्क्रीन पर बनाए तो रहिए। तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, छोड़िएगा मत। अगला जो टॉपिक है मोनोस्पोरिक एम्ब्रायो सैक का सेकेंड टाइप, जिसको हम लोग बोलते हैं ओइनोथेरा टाइप। और इसी टाइप के साथ हम लोग इस सेशन को समाप्त करेंगे और आगे की ओर अगले लेक्चर में आपको बताया जाएगा। लेकिन हम लोग इसको पहले समझ लेते हैं कि ओइनोथेरा टाइप क्या है। तो ओइनोथेरा टाइप की बात करते हैं तो ये भी मोनोस्पोरिक एम्ब्रायो सैक का ही टाइप है। तो मोनोस्पोरिक एम्ब्रायो सैक का टाइप है तो इसमें भी फंक्शनल कितना होगा? फंक्शनल मेगास्पोर की बात करेंगे तो कितना होगा? तो एक ही फंक्शनल होगा। और ये भी हम लोग पढ़ेंगे किसमें? एनाट्रोपस ओव्यूल में। ऑर्थोट्रोपस में तो चेंज हो जाएगा उसका डायरेक्शन। तो एनाट्रोपस ओव्यूल तो आपको अभी बनाकर बताया गया था, फिर से इसमें भी बना देते हैं कि ताकि आपको याद रहे। इसमें जो आप देखे हैं टेट्राड, वो टेट्राड तो बन गया है मेगास्पोरोजिनेसिस के द्वारा। ये वाला जो रीजन है इसको हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं और पीछे वाले भाग को क्या कहते हैं? चैलेजा के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए क्या करें, इसका हम लोग क्या करेंगे? निकालेंगे यानी इसके मेगास्पोर को। तो यहाँ पे देखिए माइक्रोपाइलर इंड वाला जो मेगास्पोर होगा इसको फंक्शनल रखते हैं और बाकी ये जो चाइलेजल इंड वाला मेगास्पोर होगा उसको हम लोग क्या कर देते हैं? डीजेनरेट कर देते हैं, यानी इसको गायब कर देते हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा हकीकत में होता है। लेकिन यहाँ पे तो हमें
लिखकर दिखाना ही पड़ेगा। तो ये डी जनरेट हो गया और फंक्शनल कौन सा है, माइक्रोपाइलर एंड वाला। अब इसमें से क्या होगा कि ये जब डी जनरेट हुआ है तो ये क्या करेगा, अपने साइज को बड़ा करेगा, साइज को क्या करेगा, इनलार्ज करेगा। साइज जब इसका इनलार्ज होगा उसके बाद इसमें डिवीजन शुरू होगा और इसका जो डिवीजन होता है इसमें 2 ही बार माइटोसिस होता है। इसके पहले वाला पोलीगोनम टाइप पर है तो उसमें कितना बार माइटोसिस होता है, 3 बार, लेकिन इसमें माइटोसिस कितना बार होता है, 2 ही बार माइटोसिस होता है। तो देखिए पहला नंबर जो माइटोसिस होगा उसके चलते इसके अंदर कितना न्यूक्लियस बनेगा, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस बन जाएगा। कितना न्यूक्लियस, 2। ये फर्स्ट माइटोसिस हुआ, उसके बाद सेकेंड माइटोसिस होगा। क्या होगा, सेकेंड माइटोसिस, यानी दूसरी बार जब माइटोसिस होगा तो ये 2 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 से ये कितना हो जाएगा, 4। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये 2 से कितना हो जाएगा, 4 हो गया। अब यहाँ पे ये जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर एम्ब्रायोसा का, ये 4 न्यूक्लिएटेड है। अब 4 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, अब उसमें अपने पोजीशन को वो चेंज करेगा। क्या करेगा, पोजीशन को चेंज करेगा। और पोजीशन को चेंज करेगा तो इसमें आप देख रहे हैं जो 4 है उसमें से एक पोलर न्यूक्लियाई के फॉर्म में, यानी पोलर न्यूक्लियस के फॉर्म में बीच में रह जाता है, और जो 3 होता है वो चला आता है कहाँ पे, इसके माइक्रोपाइलर एंड की ओर चला आता है। किसके तरफ जाता है, ये माइक्रोपाइलर एंड की ओर। अगर इसका माइक्रोपाइल ऊपर रहता तो ये ऊपर जाता, लेकिन देखिए इसका माइक्रोपाइल नीचे है तो ये जो 3 इसका न्यूक्लियस है इसमें का बचा हुआ वो नीचे आ जाता है, और एक रह जाता है कहाँ पे, उसके सेंटर में रह जाता है। अब ये जो अब अपना पोजीशन चेंज कर लिया तो इसी से अब कंप्लीट एम्ब्रायोसैक बनेगा। माइटोसिस बताया गया 2 ही बार होता है, 2 बार हो गया, अब इससे ज़्यादा माइटोसिस नहीं कराना है। पोलीगोनम टाइप में ना आपको बताया गया था कि 3 बार माइटोसिस होगा, इसमें 2 ही बार माइटोसिस याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए इससे पूरा कंप्लीट एम्ब्रायोसैक बन जाएगा। तो एम्ब्रायोसैक जो कंप्लीट ये बन रहा है इसमें आपको क्या दिखेगा, बीच में एक ही पोलर न्यूक्लियाई यानी पोलर न्यूक्लियस एक ही दिखेगा, और नीचे जो आप देख रहे हैं 3, इसमें से एक जो बड़ा वाला सेल बन जाएगा जिसको एग सेल कहेंगे, और इसका 2 क्या बन जाएगा, हेल्पिंग सेल बन जाएगा, जिसको हम लोग सिनर्जिड के नाम से जानते हैं। आप ध्यान दीजिएगा इस पर। और इसमें बात करेंगे कि ये ऊपर की तरफ कोई सेल नहीं बनेगा। हाँ, इस पर ऊपर की तरफ कोई सेल नहीं बनेगा। इसके चैलेजल की ओर, चैलेजल एंड की ओर कोई न्यूक्लियस ही नहीं जा रहा है तो वहाँ पे सेल तो बनेगा ही नहीं, तो इसमें एंटीपोडल सेल अब्सेंट रहता है। और ये जो हो गया इसका पोलर न्यूक्लियस हो गया। क्या हो गया, पोलर न्यूक्लियस। और ये जब ज़्यादा रहता तब ना इसको न्यूक्लियाई कहते, लेकिन इसको क्या कहेंगे, एक है तो पोलर न्यूक्लियस कहेंगे। और यहाँ पे जो 3 सेल देख रहे हैं इसमें इसको बोलेंगे एग सेल। क्या कहेंगे इसको, एग। ये आपको समझ में नहीं आएगा, हम इसको साफ लिख देते हैं। यानी एग सेल, ये एग सेल है और इसकी संख्या कितना है वो तो हमेशा एक ही रहेगा, और कोई सेल रहे चाहे नहीं रहे। अगर एम्ब्रायोसैक है तो उसमें एग सेल 100% रहेगा, क्योंकि इस पूरे एम्ब्रायोसैक की ये महारानी है, इसका रहना अत्यंत जरूरी है। और ये जो 2 आप देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनर्जिड बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, सिनर्जिड। इसकी संख्या कितना है, 2 है। अब आप फटाफट कमेंट करके बताइए तो ये जो आपको एम्ब्रायोसैक दिख रहा है ये कितना सेल्ड, कितना न्यूक्लिएट दिख रहा है। आपको काउंट करके बताया गया था कि कैसे काउंट करके उसका न्यूक्लिएटेड और सेल्ड को काउंट करना है। तो आप फटाफट कमेंट कीजिए ये कितना सेल्ड कितना न्यूक्लिएटेड है। आपको इसमें न्यूक्लियस काउंट करना है और सेल को काउंट करना है। तो देखिए ये कैसा है, तो ये है टोटल इसमें 1 2 3, और यहाँ पे बोला गया कि इससे न्यूक्लियस से एक सेल बनेगा, तो टोटल कितना सेल है, 4। तो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे 4 सेल्ड। और न्यूक्लियस की बात करेंगे तो टोटल न्यूक्लियस 1 2 3, और एक न्यूक्लियस यहाँ है। न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर कितना है, 4 न्यूक्लिएटेड। यानी ये कैसा है,
4 सेल्ड 4 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है। अब तो काउंट करना सीख गए हैं। अब इसका बताइए तो इसमें जो एंडोस्पर्म बनेगा उसका पोलाइडी स्ट्रक्चर क्या होगा? वो हैप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड होगा या ट्रिप्लॉइड होगा या क्या होगा? आप देखकर बताइए इसमें जो एंडोस्पर्म बनेगा उसका पोलाइडी स्ट्रक्चर क्या होगा। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, इससे बनेगा एंडोस्पर्म और इसका पोलाइडी स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? यहाँ पे देखिए पोलर न्यूक्लियस इसका कितना है? 1 है और सेकंड मेल गैमेट से जब इसका फर्टिलाइजेशन होगा तो इससे बनेगा एंडोस्पर्म, तो उसका पोलाइडी स्ट्रक्चर हो जाएगा 2n यानी डिप्लॉइड हो जाएगा। तो आपको पहले ही बताया गया था ना, इसके पोलर न्यूक्लियाई पर डिपेंड करता है कि इस पूरे स्ट्रक्चर में जो एंडोस्पर्म बनेगा वो कैसा होगा, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड या ट्रिप्लॉइड। तो इस पर ध्यान को बनाए रहिए और बेहतरीन तरीके से इसको समझते रहिए। तो आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ताकि आपको बेहतरीन तरीके से आगे की तरफ भी समझ में आते रहे। अब कुछ क्वेश्चन को आप फटाफट देख लीजिए और इसी क्वेश्चन से हम लोग क्या करेंगे, इस सेशन को अंत करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिख रहा है, व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट डेवलप एम्ब्रायो सैक थ्रू ए फंक्शनल मेगास्पोर इज कॉल्ड। अगर एक ही फंक्शनल मेगास्पोर से कंप्लीट डेवलप्ड एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है उसको मोनोस्पोरिक एम्ब्रायो सैक बोलेंगे या बाइस्पोरिक बोलेंगे या टेट्रास्पोरिक बोलेंगे या नॉन ऑफ दीज बोलेंगे। फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। अगर सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर रहेगा, यानी यहाँ पे देखिए लिखा गया ए फंक्शनल मेगास्पोर, यानी एक फंक्शनल मेगास्पोर से कंप्लीट एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन होगा तो उसको क्या कहेंगे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक एम्ब्रायो सैक। तो क्लियर है, समझ में आ रहा है? आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट भी करते रहिए अगर समझ में आ रहा है तो। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट देखिए, क्वेश्चन है बेहतरीन, ये नीट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये भी कब का? 2017 का ये क्वेश्चन है। आप इसको देखिए और फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए तो फंक्शनल मेगास्पोर ऑफ एन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू, यानी जो मेगास्पोर होता है फंक्शनल, वो एंजियोस्पर्म में डेवलप होकर किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? आप फटाफट कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए है ओव्यूल, ऑप्शन बी है एंडोस्पर्म, ऑप्शन सी है एम्ब्रायो सैक और ऑप्शन डी है एम्ब्रायो। फटाफट कमेंट, रुकना नहीं चाहिए और ये बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा जो आपको ये क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है। यानी फंक्शनल मेगास्पोर कन्वर्ट होता है, डेवलप होकर किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। सी बोले तो चंदन सर, और ए बोले तो अजीत सर, और बी बोले तो बंटी सर, और डी बोले तो डीके सर। आप समझ रहे हैं ना? ऑप्शन भी बड़ी खतरनाक है और इसका पॉइंट भी बहुत ही इंटरेस्टेड है। आप नाम लिखकर भी भेज दीजिएगा ना तो हम समझ जाएंगे कि आपका आंसर क्या होने वाला है। तो आप इस पर ध्यान दीजिए। ये चंदन सर को याद रखिए, ये मैथ एजुकेटर है आपको बहुत आगे बढ़ाने वाले हैं। तो चलिए आप देखिए फटाफट, ये एम्ब्रायो सैक इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो है ना आपके लिए मजेदार? आपको ये सेशन कैसा लगा? जबरदस्त? तो आप रहिए हमेशा मस्त। तो चलते हैं हम कहाँ? समय की ओर। तो देखिए आपका समय समाप्त हुआ। आप काफी समय से इस लेक्चर को सुन रहे थे, समझ रहे थे। अब हम लोग इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा और फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।